बर्फ जैसे चमकते पहाड़ों के दरमियान एक नदी बहती थी, इतनी साफ कि उसके पानी में आसमान का नीला रंग भी शर्मा जाता। ये जगह दुनिया की किसी किताब, किसी नक्शे, किसी इंसान की आंख ने कभी ना देखी थी। यहाँ इंसान का कदम रखना नामुमकिन था, क्योंकि ये परियों का मुकद्दस मकाम था। एक दिन पहाड़ों में शिकार करते करते शहजादा अयान रास्ता भटक गया। थका हारा, भूखा, रात की तारीकी से घबराया हुआ वो नदी के किनारे आकर सो गया। उसे क्या मालूम था कि उस जगह की सुबह उसकी जिंदगी बदल डालेगी। दिन के वक्त नदी के किनारे फूलों का समंदर लहराता और रंग बरंगी परियां हंसती, उड़ती, पानी में खेलती और कभी चमचमाती कश्तियों में सवारी करती दिखाई देती। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, शहजादे ने आंखें खोली और सामने जो मंजर था वो उसकी सांस रोक देने के लिए काफी था। सुबह सबसे पहले शहजादे को पानी की छींटों और हंसी की आवाजें सुनाई दी। उसने आंख खोली तो सामने परियों की दुनिया चमक रही थी। परियां पानी में खेल रही थीं, उड़ रही थीं, हंस रही थीं और उनके रंगीन लिबास रोशन धूप में जगमगा रहे थे। कुछ परियां नीले पानी में डोलती कश्तियों में बैठी थीं, कुछ फूलों की पत्तियों पर लहराती हुई आसमान की तरफ उड़ रही थीं और कुछ पानी में मोतियों की तरह तैर रही थीं। शहजादा अयान हैरत में डूब गया, क्योंकि उसने कभी इतनी खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं देखी थी। फिर उसकी नजर एक ऐसी परी पर ठहर गई जिसे देखकर उसका दिल रुक सा गया। वो परियों की शहजादी महरोश थी। उसके चांदी से चमकते लंबे बाल, गुलाबी रोशनी में धड़कते लिबास, मोतियों जैसे कदम और आसमानी आंखें ऐसी थीं कि शहजादा नजर चुराना भूल गया। महरोश ने भी उस अजनबी इंसान को देखा और हैरत के साथ मुस्कुराई, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसे हैरान कर दिया हो। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दिल की पूरी सच्चाई के साथ बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इंसान और परी की शादी आसान नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई मुझे चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई चीजें लानी होंगी। इन 7 आजमाइशों के बगैर बादशाह कभी राजी नहीं होंगे। देखो, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। मुझे वो 7 जादुई चीजें कहाँ से मिलेंगी और मैं उन तक कैसे पहुँचूंगा? ये जादुई आईना है। जब भी तुम इसे देखोगे मैं तुम्हें नजर आऊंगी और हर आजमाइश में तुम्हारी सबसे पहले तुम्हें बादलों पर वाक़िह जिनके बाग से सुनहरा फल लाना होगा। महरोश आसमानी रोशनी बनकर परिस्तान की तरफ वापस उड़ गई। शहजादा अयान कुछ देर उसे जाता देखता रहा, फिर जादुई टोपी पहनी और आसमान की जानिब बढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो बादलों के ऊपर था, जहाँ एक खूबसूरत आसमानी बाग फैला हुआ था। बाग में चांदी के फूल, क्रिस्टल के फल, नीले मोतियों जैसे बीले और सोने से जगमगाते दरख्त हवा में झूम रहे थे। ये बाग किसी ख्वाब जैसा था। दरमियान में एक बड़ा और ताकतवर जिन पौधों को पानी दे रहा था। उसकी आंखें नीलो शोलों जैसी थीं, मगर चेहरा सख्त होने के बावजूद नर्म मालूम होता था। अयान उसके पास गया और अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम हुजूर, मैं आपके बाग से सुनहरा फल लेना चाहता हूँ। मेरा फल किसी को नहीं मिल सकता, मगर तुम इंसान होकर इतनी दूर आए हो, चाहो तो एक रात मेरे महल में मेहमान बन सकते हो। जिन ने शहजादे को हाथ के इशारे से अपने साथ चलने का कहा और बादलों के बने हुए रास्ते पर उसे महल तक ले गया। महल आसमानी रोशनियों से चमक रहा था। छतों पर सितारों के नक्श थे और दरवाजे चांदी के पत्थरों से बने थे। अंदर दाखिल होते ही खुशबुओं से भरा हुआ वसी हाल सामने आ गया। जिन ने शहजादे को अपने शाही दस्तरखान पर बैठाया, जहां क्रिस्टल के बर्तनों में आसमानी मेवे, दूध जैसे सफेद जूस और सुनहरी रोटियां सजी हुई थीं। शहजादा हैरत ज़दा बैठा रहा, मगर जिन ने उसे इशारा किया कि वो खाना खाए। इंसान, इतनी लंबी सफर के बाद तुम भूखे होगे। खाओ, आज तुम मेरे मेहमान हो। खाने के बाद जिन उसे लेकर महल के बड़े बागीचे में आया। बाग में चांदी के फूल, नीलगो रोशनी छोड़ती बीलें और रंग बिरंगे दरख्त खड़े थे।
दरमियान में एक दरख्त सूरज की तरह चमक रहा था। उस पर सुनहरा फल झूल रहा था। ये वो सुनहरी फल है जिसके लिए तुम आए हो, लेकिन खबरदार, इसे चराने की कोशिश मत करना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। ये कहकर वो शहजादे को गेस्ट रूम में ले गया। बड़ा कमरा, नरम बादलों जैसा बिस्तर, रोशनियां और खामोशी, मगर शहजादे के दिल में बेचैनी थी। जिन उसे छोड़कर अपने कमरे में सो गया। रात के गहरे सन्नाटे में शहजादा जाग उठा। उसके दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि वो बाग में जाए, सुनहरा फल तोड़ ले और फौरन वापस उड़ जाए। मगर फिर उसे ख्याल आया कि इतना बड़ा जादुई जिन फल को इसी तरह नहीं रखेगा। उसने जरूर फल पर कोई न कोई जादू किया होगा। अगर मैं उसे चुराने की कोशिश करूंगा, शायद मैं उसके किसी जाल में फंस जाऊं। तो उसने वहीं रहकर जूस जिन की बात मानने का फैसला किया और वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो वो उठकर सीधा जिन के पास गया। कुछ दिनों के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके बाग का ख्याल रखना चाहता हूँ। जिन ने हैरत से उसे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। शहजादे ने उसी दिन से जिन के बाग में काम शुरू कर दिया। वो पौधों को पानी देता, सूखे पत्ते काटता, नई बेलों को सहारा देता, गिरे हुए फल चुनता और हर काम पूरे दिल से करता। दिन गुजरते गए और जिन देखता रहा कि इंसान होने के बावजूद वो ना थकता है ना चोरी का सोचता है। इसकी मेहनत, सच्चाई और नरमी ने जिन के दिल में जगह बना ली। मैंने आपकी खुलूस की जांच की और आप कामयाब हुए। ये सुनहरी फल मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। सुनहरा फल हासिल करने के बाद शहजादा अयान बाग के दरमियान खड़ा हुआ था। उसने सुकून से सांस ली और फिर अपने लिबास की जेब से वो जादुई आईना निकाला जो शहजादी महरोश ने उसे दिया था। जैसे ही आईना उसके हाथ में आया, वो नीला सी रोशनी छोड़ने लगा। चंद लम्हों बाद आईने के अंदर महरोश का खूबसूरत चेहरा, उसकी आंखें करनासी रोशनी में चमक रही थीं और उसके बाल आसमानी हवा में लहरा रहे थे। शहजादे ने मुस्कुराकर पूछा, महरोश, मैंने पहला इम्तिहान पूरा कर लिया है। अब मुझे आगे कहाँ जाना होगा? अयान, अब तुम्हें बर्फानी सयारे पर जाना है। वहाँ आइस क्वीन अल्सवेर हुकूमत करती है। खबरदार, वो किसी इसकी दुनिया बर्फ से बनी है। वहाँ से तुम्हें रिंग ऑफ आइस नाम की जादुई अंगूठी लेनी होगी, लेकिन खबरदार, अल्सवेरा आसानी से किसी इंसान पर भरोसा नहीं करती। मैं तैयार हूँ। बताओ, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? और शमाल की तरफ परवाज करें। बादलों के पार एक सफेद दरवाजा होगा, वो तुम्हें बर्फीली दुनिया में ले जाएगा। शहजादे ने आईना बंद किया और टोपी पहनकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। जूजू वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, बादल सफेद होते गए और आखिरकार एक बड़ा, रोशन, बर्फ से बना दरवाजा उसके सामने नमूदार हुआ। उसने हिम्मत के साथ दरवाजा खोला और बर्फानी सैयारा उसके सामने फैल गया। ये जगह किसी और दुनिया जैसी थी। आसमान नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा लग रहा था। जमीन पर बर्फ के पहाड़ थे, बर्फानी जंगल थे, हर चीज खामोश मगर खूबसूरत। चलते हुए कदमों की आवाज भी बर्फ में दब जाती थी। अयान इस सर्द दुनिया में आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक अजीमुशान महल नजर आया। पूरा का पूरा बर्फ से तराशा गया महल, जिसकी दीवारें नीली रोशनी में चमक रही थीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर बर्फानी धुंध उठी। धुंध हटी तो सामने मलका अस्सावीरा खड़ी थी। उसका लिबास बर्फ के तेज किनारों जैसा था, आंखें नीले शोलों की तरह रोशन और उसके कदमों तले बर्फ फिसलती हुई धुएं जैसी लगती थी। उसने तेज नजर से शहजादे को देखा। इंसान, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कोई इंसान इस सयारे तक नहीं पहुँच सकता। मैं परिस्तान की शहजादी महरोश के हुक्म पर आया हूँ। मुझे आपकी जादुई अंगूठी हल्कतो बर्फ चाहिए। अंगूठी? हाँ, ये मेरे शाही ताज की ताकत है। मैं इसे किसी अजंबी को ऐसे नहीं दे सकती। अगर तुम इसे चाहते तो आपको एक चैलेंज से गुजरना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ।
یہ میرا محافظ ہے. اگر تم اسے بغیر نقصان پہنچائے خاموش کر لو تب میں تمہیں انگوٹھی دوں گی. شہزادہ برف کے درمیان اس ریچھ کے سامنے کھڑا ہوا. ریچھ نے دھاڑ ماری مگر شہزادے نے تلوار نہیں نکالی. وہ پیچھے ہٹا، خاموشی سے ہاتھ نیچے کیے. وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی جنگ نہیں بلکہ ملکہ کا انسانی دل کو پرکھنے کا امتحان تھا. اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، ریچھ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں دشمن بن کر نہیں آیا، میں صرف محبت کی خاطر آیا ہوں. میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. ریچھ چند لمحے رک گیا. اس کی سانسیں بھاری تھیں مگر اس نے شہزادہ کے ہاتھ کو سونگھا، پھر آہستہ آہستہ بیٹھ گیا جیسے اسے شہزادے کی نیت سچی محسوس ہوئی ہو. محل میں خاموشی چھا گئی. ملکہ الساویرہ نے اسے دیکھا. انسان، تم نے میرے محافظ کو بغیر لڑے ہرا دیا. لو. یہ انگوٹھی تمہاری ہے. شہزادہ انگوٹھی لے کر واپس اپنے راستے پر چل پڑا. برف کے میدانوں سے گزرتا ہوا اس نے پھر مہروش کے آئینے سے راستہ پوچھا. شہزادی نے اسے بتایا کہ اب اسے چاند کی سلطنت جانا ہوگا. چاند کی سلطنت چاندی کی روشنی میں ایک خواب کی طرح تیرتی تھی. وہاں پہنچتے ہی اسے ایک نرم سفید روشنی نے گھیر لیا. محل میں جاتے ہی شہزادے نے چاند کی ملکہ سے کہا کہ اسے وہ چاند کا جادوئی پتھر چاہیے. چاند کی ملکہ نے اسے دیکھا اور بولی، آندھی اس وقت زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. جیسے ہی وہ واپس آئے اس سے جادوئی مون اسٹون لے لیں. شہزادہ انتظار کرتا رہا اور کچھ ہی دیر بعد آسمان روشن ہوا اور چاند بھی لوٹ آیا. اس کے لباس سے تاروں کی گرد جھڑ رہی تھی. اے چاند، میں تمہارے پاس جادوئی چاند پتھر لینے آیا ہوں. تم اتنی دور آئے ہو، تمہاری نیت اچھی ہے، تم یہ پتھر لے سکتے ہو. پھر وہ سورج کی سلطنت کی طرف گیا. ایک دنیا جو روشنی سے جلتی، سونے کی چٹانوں اور آگ کے دریا سے بھرپور تھی. سورج کی ملکہ نے بھی بتایا، سورج ابھی زمین کا چکر لگانے زمین پر گیا ہے. جب واپس آئے گا تو تم اس سے وہ چاقو لے لینا. اے سورج، مجھے آپ کے جادوئی چاقو کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی مہم پوری کر سکوں. اس سے اندھیرے کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. شہزادہ سورج کی سلطنت سے رخصت ہو کر جب آگے بڑھا تو اس کے سامنے آسمان گہرا نیلا ہونے لگا. جو وہ آگے بڑھتا گیا، فضا میں ایک عجیب سا ہلکا سرسبز دھواں تیرنے لگا اور زمین نیلا ہٹ میں ڈوب گئی. یہ وہ جگہ تھی جسے مہروش نے نیلی سلطنت کہا تھا. ایک دنیا جہاں ہر چیز نیلی روشنی میں نہاتی تھی. وہاں کے درخت نیلے تھے، پھول نیلے تھے اور پہاڑ بھی نیلی روشنی کو چمک کی طرح جذب کر رہے تھے. شہزادہ اس سلطنت میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ عام انسانوں جیسے نہیں تھے بلکہ وہ ایلین جیسے لمبی قد و قامت، نیلی جلد، چمکتے آنکھوں اور پتلے جسم والے تھے. ان کے ارد گرد ایک نرم نیلا دھواں گھومتا رہتا تھا جیسے وہ روشنی سے بنے ہوں. سب لوگ حیرت سے شہزادے کو دیکھنے لگے کیونکہ یہاں ایک انسان کا آنا بہت نایاب تھا. جیسے ہی وہ نیلے پتھروں والے میدان میں کھڑا ہوا، آس پاس سے نیلے جسم والے ایلین لوگ جمع ہو گئے. وہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی دنیا میں کوئی انسان پہلے نہیں آیا تھا. وہ اسے پکڑ کر سیدھا نیلی سلطنت کے بادشاہ کے سامنے لے گئے. بادشاہ ایک اونچے نیلے تخت پر بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں تیز اور چہرہ سخت تھا. میں تمہاری سلطنت میں امن سے آیا ہوں. مجھے صرف جادوئی لاکٹ چاہیے. انسان کبھی امن سے نہیں آتے. تم یہاں آنے کی غلطی کر بیٹھے ہو. اب تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے. میں صرف امن چاہتا ہوں. بادشاہ نے اس کی بات کاٹ دی اور ہاتھ اوپر اٹھایا. اگلے ہی لمحے اس کے چاروں طرف گہرا نیلا دھواں گھومنے لگا. دھواں اتنا طاقتور تھا کہ شہزادہ ایک لمحے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک مضبوط نیلے کرسٹل کے پنجرے میں بند پایا. وہ بار بار پنجرے کو ہلانے لگا مگر وہ نہ ٹوٹا. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ سورج کی سلطنت کے بادشاہ نے اسے ایک جادوئی چاقو دیا تھا. اس نے فوراً چاقو نکالا اور پنجرے کے کنارے پر مارا.
एक तेज चमक हुई और पूरा पिंजरा जोर से टूटकर बिखर गया। शहजादा तेजी से पिंजरे से निकल गया और फौरन एलियन से बचते हुए लॉकेट चुरा लिया। जैसे ही वो भागा, अलार्म बज उठा और नीले एलियन उसके पीछे दौड़ पड़े। वो उनके हाथों से बचता हुआ बाहर निकला, जल्दी से जादुई टोपी पहनी और आसमान की तरफ उड़ गया। नीली सल्तनत के लोग हैरत से उसे देखते रह गए, जबकि वो लॉकेट लेकर दूर, बहुत दूर निकल चुका था। जैसे ही शहजादा नीली सल्तनत से बाहर निकला तो शहजादी महरोश ने उसे बताया कि अब उसे ततलियों की जादुई रेम्बो सल्तनत जाना होगा और वहाँ से जो है वो जादुई ततलियों के पर लाने होंगे। शहजादे ने बगैर वक्त जाया किए सफर जारी रखा और बिल आखिर वो हैरत अंगेज रेनबो सिटी पहुंच गया। रंगों से जगमगाता ये शहर देखने में तो खूबसूरत था, मगर फजा में उदासी थी। कहीं भी खुले हुए फूल नजर नहीं आ रहे थे। ततलियां हवा में उड़ रही थीं, मगर उनके परों की चमक मांद पड़ चुकी थी। शहजादा उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसकी जबान नहीं समझ सकती थी। तब उसे अचानक नीली सल्तनत का वो जादुई लॉकेट याद आया। उसने लॉकेट पहना तो लॉकेट ने नीली रोशनी फैलाई और उसी लम्हे ततलियां उसकी बात समझने लगीं। वो सब उसके गिर्द इकट्ठी हो गईं और उनकी एक नन्ही नुमाइंदा आगे आई। हमारे फूल नहीं खुल रहे, सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचती और चांद की किरणें भी हम तक नहीं आती। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें तितलियों के जादुई पुर दे देंगे। शहजादे ने एक नजर सूखे पौधों, बंद कुलियों और मध्यम रोशनी वाले आसमान पर डाली और फौरन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपना जादुई चाकू निकाला, जिसमें सूरज की किरणें कैद थीं, और साथ ही चांद का चमकता हुआ पत्थर भी ऊपर उठा लिया। जैसे ही दोनों चीजें हवा में बुलंद हुईं, आसमान चमक उठा। सूरज की गर्म रोशनी भी पौधों पर बरसने लगी और चांद की ठंडी करनी भी ततलियों के बाग तक पहुंचने लगी। रंग बिरंगे फूल एक एक करके खुलने लगे, खुशबू चारों तरफ फैल गई और ततलियां खुशी से उड़ने लगीं। उनके परों में दोबारा चमक पैदा हो गई थी। ततलियों की मलका हल्की सी रोशनी में उसके सामने उतरी और शहजादे को शुक्रगुजारी से देखा। उसने अपने नाजुक परों से बनी एक खूबसूरत जोड़ी शहजादे के हाथों में रखी, जिन्हें देखकर शहजादा हैरत से चमक उठा। ये वही पर थे जो उसके अगले सफर में उसे हवा की तरह उड़ने की ताकत देने वाले थे। शहजादे ने फौरन खुशी से वो पर पहन लिए और पर पहनते ही वो हल्का हल्का हुआ में उड़ने लगा। तमाम ततलियों और ततलियों की मलका ने उसे अलविदा कहा और शहजादा अपने रास्ते पर रवाना हो गया। उड़ते उड़ते उसने फिर शहजादी महरोश से पूछा कि अब उसे कहाँ जाना होगा। अब तुम्हें शुमाल की जानिब उड़ना होगा और वहाँ तुम्हें एक महल नजर आएगा और उस महल के अंदर तुम्हें बूढ़ी अम्मा से उसकी जादुई सोने की सुई और वहाँ मौजूद बोनों से उनका जादुई दिल लेना होगा। शहजादा फौरन उड़ने लगा। वो ततलियों के पर की मदद से तेज रफ्तारी से शुमाल की तरफ बढ़ा। बादलों और सर्द हवा के दरमियान सफर करता हुआ आखिरकार उस महल तक पहुंचा जो नीले आसमान में आहिस्ता आहिस्ता तैर रहा था। उसने महल के बड़े दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। कुछ ही लम्हों में छोटे छोटे बोनों ने दरवाजा खोला, जिनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो उसे अंदर ले आए, जहां बड़ी अम्मा चरखे पर धागा काट रही थी और उसके गिर्द बोने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। शहजादा बहुत नरमी और अदब से बड़ी अम्मा के करीब गया और उसे पूरी कहानी सुनाई कि वो किस सफर पर है, किस आजमाइश से गुजर रहा है। बड़ी अम्मा ने कहानी सुनते ही बड़ी अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने शहजादे की नीयत में सच्चाई देखी और मुस्कुराकर उसे सोने की जादुई सुई दे दी। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर यकीन किया और मुझे अपनी कीमती जादुई सुई दी। सुई मिलने के बाद शहजादा बोनों के पास आया और उनसे उनका जादुई दिल मांगा, मगर वो इतनी आसानी से राजी न हुए। 3 बोने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक कर खड़े हो गए और बारी बारी उसे एक ही पहेली कहने लगे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जितनी बांटी जाएं उतनी बढ़ती जाती है? मोहब्बत और इल्म जितनी तकसीम की जाए उतनी ही बढ़ती है। बोने हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने खुशी से तालियां बजाएं, फिर दिल खोल कर शहजादे की इज्जत की और उसे अपना जादुई दिल भी दे दिया।
अब दोनों कीमती चीजें उसके पास थीं। शहजादा फौरन ततलियों के पर पहनकर आसमान की तरफ उड़ा और तेजी से पुरिस्तान की तरफ रवाना हो गया, जहां उसकी असल मंजिल और शहजादी महरोश उसका इंतजार कर रहे थे। शहजादा आसमान में उड़ता हुआ पुरिस्तान की तरफ बढ़ा। ततलियों के जादुई पर उसके पीछे रंग बिखेरते गए। वो कई बादलों से गुजरता हुआ आखिरकार उस अजीम और शानदार पुरिस्तान के दरवाजे के सामने जा उतरा। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, पूरा पुरिस्तान खुशी से झूम उठा। दर्जनों खूबसूरत परियां एक साथ उसके ऊपर 3 फूल फेंकने लगीं। फजा खुशबू से भर गई, घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं और हर तरफ रोशनी सी फैल गई। महल के सामने शहजादी महरोश पहले से खड़ी थी। उसके साथ बादशाह भी मौजूद था। उनके चेहरे पर फख्र और हैरानी दोनों झलक रहे थे। शहजादा आगे बढ़ा और अदब से बादशाह के सामने झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे आगे आने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। ए बहादुर इंसान, आज तक किसी ने इन जादुई अशिया को हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं की। कुछ डर गए, कुछ खौफजदा हो गए, कुछ रास्ते में भटक गए और कुछ आजमाइशों में नाकाम रहे, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम शहजादी महरोश के काबिल हो। शहजादे ने एक एक करके अपने थैले से वो तमाम जादुई चीजें निकाली। सूरज का दिया हुआ चाकू, चांद का पत्थर, बर्फ की मलका की अंगूठी, ततलियों के जादुई पर, बोनों का दिल, बुरी अम्मा की सुनहरी सुई और नीले एलियंस का लॉकेट। बादशाह ने वो सब चीजें अपने दोनों हाथों में उठा ली। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और एक गहरा सांस लेते हुए जादू पढ़ना शुरू किया। अचानक पूरा आसमान रोशनी से भर गया। नीला, सुनहरी, चांदी और गुलाबी रंग मिलकर घूमने लगे। हवा में एक गरजदार आवाज गूंजी और उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा जादुई दरवाजा नमूदार हुआ। दरवाजा अंदर से रोशन था और उसमें धीमी धीमी मौसीकी गूंज रही थी। शहजादे ने शहजादी महरोश का हाथ थामा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अगले ही लम्हे वो शहजादे के अपने महल में खड़े थे। महल के अंदर शोरो गल मच गया। वजीर, मुहाफिज और खादिम सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। शहजादे के माँ बाप दौड़ते हुए आए और खुशी से अपने बेटे को गले से लगा लिया। जब उन्होंने देखा कि उसके साथ एक हसीन परी शहजादी खड़ी है, तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। कुछ ही दिनों बाद एक शानदार शादी हुई। इंसानों की दुनिया और परियों की दुनिया पहली बार एक साथ जश्न मना रही थीं। आसमान में रोशनियों के जाल बुने गए, जमीन पर खुशी की बरसात हुई और सब ने दुआएं दी।